हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ के रूप में जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, इसमें दो मुख्य बिंदु होते हैं। एक होता है अपवर्त्य और दूसरा होता है अपवर्तक। जिसमें हम अपवर्त्य क्या होता है, वे संख्याएं, अपवर्त्य वे संख्या होते हैं, वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं, अपवर्त्य कहलाते हैं। जैसे कोई संख्या मान लो हमें 2 दी गई है, तो 2 के अपवर्त्य क्या होंगे। जैसे 2 के अपवर्त्य हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। मतलब 2 का भाग 2 के भाग उन संख्या में जाना चाहिए। 2 के अपवर्त्य होते हैं, जैसे 2 का भाग इन सभी में चले जाता है, इसलिए वह अपवर्त्य कहलाते हैं। और फिर हम बात करते हैं अपवर्तक की। अपवर्तक क्या होते हैं, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे हमको दी गई है कोई संख्या 20 मान लेते हैं, तो 20 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 2। 2 का भाग जाता है इसलिए इसमें हो जाएगा। 3 का भाग जाता है कि 20 से हम देखेंगे नहीं जाता, तो 4 का भाग चले जाता है, 5 का भाग चले जाता है, 10 का भाग चले जाता है और 20 का भाग चले जाता है। इसीलिए यहाँ 20 के अपवर्तक होंगे। जैसे हमारे पास यह संख्या दी गई है, तो उसमें इन संख्याओं का भाग जा सकता है, इसलिए यह इसके अपवर्तक होते हैं। और हमें यह संख्या दी हुई है और इस संख्या का किसी अन्य संख्या में भाग जा रहा है, तो यह उसके अपवर्तक होते हैं। इसमें एक भी आता है दोस्तों, क्योंकि एक का भाग भी इसमें 20 बार जाता है। इसमें एक इसलिए नहीं आता क्योंकि 2 का भाग हम एक में नहीं दे सकते, इसीलिए इसमें एक नहीं आता, इसमें एक आता है। तो अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्ती के बारे में। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती वह होता है, वह 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो सकता है, जिसमें 2 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए और 6 का भी भाग जाए। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 2 का भाग 6 में भी जाता है पर 4 का भाग 6 में नहीं जाता, फिर 4 का भाग 8, 2 का भाग 4 में जाता है, 6 में जाता है, और 4 का भाग इन दोनों में नहीं जाता, 6 का भाग भी इन दोनों में नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी संख्या हम देखेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम होता है 12। 12 वह संख्या है जिसमें इन तीनों का एक साथ भाग चले जाता है। तो इसका हम एलसीएम भी ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 विधि होती है। एलसीएम के लिए 2 विधि का यूज़ किया जाता है। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि में हम देखते हैं गुणनखंड विधि में हम 2, 4 और 6 का एलसीएम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो पहले 2 का तोड़ेंगे हम, 2 का 1 2, फिर 4 को तोड़ेंगे,
दो दूनी 4, बचता 1। फिर 6 को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे? 2 दिया 6, तब हम देखेंगे कि इसमें क्या कौन सी संख्या हमारी निकल रही है। तो एक ये हो गई, फिर एक ये और एक ये। तो इन तीनों जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं एक बार। फिर बचता है हमारे पास 2, 3 और या 1। तब हम इसका गुणा करेंगे, 2 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में, इस विधि में ना उन संख्याओं को रखा जाता है जो उसकी न्यूनतम अभाज्य संख्या हो। न्यूनतम अभाज्य संख्या का भाग करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास दिया है 4, 8, 10, यह हमें दिया हुआ है। तब हम भाग विधि का यूज करेंगे तो इस प्रकार लिखते हैं, और इसमें हम वह संख्या देखेंगे कि वह न्यूनतम संख्या देखेंगे जिसका इन तीनों में भाग चले जाए आसानी से। तो वह संख्या है 2। 2 का भाग 4 में भी जाता है, 8 में भी जाता है, 10 में भी जाता है। तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 8 में 4 बार और 10 में 5 बार जाएगा। अब इसमें यह दो संख्याओं में 2 का भाग चले जाता है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 5 में नहीं जाता तो 5 के 5। अब यहाँ दो अभाज्य संख्या हो गई जो अलग अलग होता है, इसीलिए हम इसे इसी टाइप से लिख सकते हैं। फिर इसका 4, 8 और 10 का एलसीएम 1, 2, इसका गुणा फिर इससे 2 से, फिर ये 1 को तो हम नहीं भी लिखे चलता है, तो 2 और 5। इस प्रकार हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका हो जाएगा 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। तो इनका एलसीएम होता है 40। इस प्रकार भाग विधि से हम एलसीएम प्राप्त करते हैं। फिर महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, महत्तम समापवर्त्य को एचसीएफ भी कहा जाता है। एचसीएफ वह संख्या होती है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, जो दी गई संख्या को करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2, 4 और 6 दिया गया है, तब इसका एचसीएफ क्या होगा? तब इसका एचसीएफ हम देखेंगे कि 2 होगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है। 4 का भाग 2 में नहीं जाता, 6 में भी नहीं जाता, 6 का भाग इन दोनों में नहीं जाता। तो इसका एचसीएफ 2 होगा, इनका एचसीएफ 2 होगा। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन तीनों में चले जाता है। फिर इस एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी हम 2 प्रकार की विधि का यूज़ करते हैं। पहला गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ 3, 4 और 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, 3, 4 और 6 लिख दिए। अब इनका गुणनखंड करना है, तो 3 का एक बार ही गुणा होगा, तो 3 का 3 हो जाता है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस प्रकार गुणनखंड किया जाता है। इसमें हम वह संख्या को लेते हैं जो सिर्फ तीनों में कॉमन होती है। जैसे इसमें 1 तीनों में कॉमन है, तब हम इसका एचसीएफ 1 होगा। इसमें न्यूनतम संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है। जैसे अगर यहाँ पर भी 2 आता तो इसका हम 2 निकाल कर 2 लिख देते हैं। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से इसका मान निकालते हैं। अब हम भाग विधि देखते हैं। भाग विधि कैसी होती है हमारी? जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 6, 15, 18। तब हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यह कितने बार जाता है? 6 दूनी 12, बचा हमारे पास 3। अब 3 का भाग हम इस संख्या में देंगे, 3 दूनी 6, नहीं बचा कुछ। तब हमारे पास बचता है 18। फिर 18 का भाग हम इस 3 से देते हैं, 3 छक 18, तो कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा एचसीएफ
3 होता है। जैसे इसमें भाग दिया तो कुछ नहीं बचा, इसमें भाग दिया तो कुछ नहीं बचा। इस प्रकार हम इसका मान निकालते हैं। इसका HCF 3 होगा। धन्यवाद।